दुनिया के कई कोनों में ऐसे शहर छिपे पड़े हैं जिन्हें समय ने मिटाया नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने भीतर दबा लिया। कहीं रेगिस्तान की चुप्पी में पत्थरों के मकबरे खड़े हैं, कहीं जंगलों ने साम्राज्यों को निगल लिया और कहीं पहाड़ों को काटकर ऐसे नगर बनाए गए जिन्हें देखकर आज भी सवाल उठता है कि प्राचीन इंसान ने यह सब कैसे कर दिखाया। ये जगहें सिर्फ खंडहर नहीं हैं, बल्कि वे मौन गवाह हैं उन सभ्यताओं की जिनकी शक्ति, आस्था, डर और महत्वाकांक्षा आज भी पत्थरों में कैद है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन खोए हुए प्राचीन शहरों की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, हेग्रा। सऊदी अरब के सूखे और सुनसान रेगिस्तान में हेग्रा एक ऐसा प्राचीन शहर है जो पहली नजर में किसी जीवित बस्ती जैसा नहीं, बल्कि मृतकों के लिए बनाए गए एक विशाल पत्थरीले साम्राज्य जैसा दिखाई देता है। यहाँ कभी मिट्टी की ईंटों से बने घर, बाजार और रास्ते रहे होंगे, लेकिन समय ने उन सबको मिट्टी में मिला दिया। आज इस जगह पर सबसे ज्यादा जो चीज बची है वह है चट्टानों को काटकर बनाए गए 130 से अधिक विशाल मकबरे जो तपती रेत के बीच अकेले खड़े दिखाई देते हैं। ये मकबरे साधारण कब्रें नहीं हैं, बल्कि पूरी चट्टानों को भीतर से काटकर बनाए गए ऐसे स्मारक हैं जिनके सामने खड़ा इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। हेग्रा कभी प्राचीन धूप और सुगंधित व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां से गुजरने वाले काफिले मसाले, सुगंधित राल, धूप और कीमती सामान लेकर दूर दूर तक जाते थे। लेकिन जब रोमन साम्राज्य ने व्यापार का रास्ता लाल सागर की ओर मोड़ दिया, तो यह शहर धीरे धीरे मुख्य धारा से कट गया। जो जगह कभी व्यापार, आवाजाही और जीवन से भरी थी, वह धीरे धीरे रेगिस्तान की खामोशी में डूबती चली गई। यही कारण है कि आज हेग्रा एक शहर कम और समय द्वारा छोड़ा गया मृतकों का संग्रहालय ज्यादा लगता है। इस जगह को और रहस्यमयी बनाती है यहाँ की चट्टानों पर लिखी प्राचीन लिपियां। कई अभिलेख बताते हैं कि कुछ मकबरे महिलाओं के निजी स्वामित्व में थे। वे अपने लिए अपनी कब्र खरीदती थीं और यह भी दर्ज करवाती थीं कि उनके पति या कोई पुरुष उनके मकबरे में हस्तक्षेप न करे। यह बात उस दौर के सामाजिक ढांचे को लेकर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि हजारों साल पहले भी यहां महिलाओं के अधिकारों का इतना स्पष्ट प्रमाण मिलता है। रेगिस्तान के बीच अकेले खड़ी ये लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें किसी पहाड़ी सुरक्षा में नहीं हैं, बल्कि खुले मैदान में बिखरी हुई हैं। दिन में जब सूरज की तेज गर्मी इन चट्टानों को तपाती है और रात में तापमान गिरता है, तो पत्थरों के भीतर फैलाव और सिकुड़न का सिलसिला चलता रहता है। इसी कारण दरारें गहरी होती जाती हैं। जिन नक्काशियों को कभी बेहद सावधानी से तराशा गया था, वे समय, गर्मी और हवा के दबाव से टूटने लगती हैं। कई जगह ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारी पत्थरीली छत किसी भी क्षण गिर सकती है। हेग्रा का असली रहस्य यही है कि यहाँ जीवन की चमक नहीं बची, लेकिन मृत्यु की वास्तुकला आज भी इतनी शक्तिशाली है कि वह पूरे रेगिस्तान पर अपना अधिकार जमाए खड़ी दिखाई देती है। नंबर 2, सिगिरिया। श्रीलंका के घने हरे जंगलों के बीच अचानक उठती हुई सिगिरिया की विशाल चट्टान ऐसी लगती है जैसे धरती ने अपने भीतर से कोई जला हुआ पत्थरीला स्तंभ बाहर निकाल दिया हो। लगभग 650 फुट ऊंची यह चट्टान सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कभी एक महल, जल उद्यान, दीवारें, सीढ़ियां और राजसी संरचनाएं मौजूद थीं। इतने ऊंचे और संकरे पत्थरीले पठार पर प्राचीन समय में महल बनाना अपने आप में असंभव जैसा लगता है। नीचे से देखने पर यह चट्टान जंगल के बीच खड़े एक अलग द्वीप जैसी दिखाई देती है, जहां पहुंचने के लिए इंसान को धरती से आसमान तक चढ़ना पड़ता है। सिगिरिया का रंग और आकार इसे और भी विचित्र बनाता है। इसकी ऊर्ध्वाधर चट्टानी दीवारें जंग लगे ईंट जैसे लाल, नारंगी और धूसर रंगों में चमकती हैं, जबकि नीचे घना वर्षावन गहरे हरे रंग की चादर की तरह फैला रहता है। यह विरोधाभास ऐसा लगता है जैसे जीवन और निर्जीव पत्थर आमने सामने खड़े हों। चट्टान इतनी अचानक उठती है कि आसपास का पूरा भूदृश्य उसके सामने दबा हुआ महसूस होता है। यही दृश्य दबाव इस जगह को एक सामान्य प्राचीन स्थल से अलग बनाता है।
सिगरिया पर चढ़ाई आसान नहीं है। ऊपर जाने के लिए प्राचीन घिसी हुई सीढ़ियां, संकरी चट्टानी धारियां और कई जगह लोहे की सीढ़ियां मिलती हैं, जो तेज हवा में हिलती और कांपती हुई महसूस होती हैं। नमी और काई के कारण कई पत्थर फिसलन भरे हो जाते हैं। गर्म मौसम में तापमान बहुत बढ़ जाता है और उमस शरीर की शक्ति को तेजी से खत्म करती है। 1200 से अधिक सीढ़ियां चढ़ना, वह भी बिना पर्याप्त छाया के, शरीर को थका देने वाला अनुभव बन जाता है। जिस जगह लोग सुंदर दृश्य देखने आते हैं, वही जगह जरा सी चक्कर की स्थिति में खतरनाक बन सकती है। लेकिन सिगरिया की असली हैरानी सिर्फ ऊंचाई नहीं है, बल्कि उसका निर्माण है। इस ऊंचे चट्टानी पठार पर जल प्रबंधन, महल, बगीचे और सुरक्षा व्यवस्था बनाना दिखाता है कि प्राचीन वास्तुकार केवल पत्थर तराशना नहीं जानते थे, बल्कि वे पानी, ऊंचाई, हवा और सुरक्षा को एक साथ समझते थे। सवाल यह है कि इतने ऊंचे स्थान पर निर्माण सामग्री कैसे ले जाई गई होगी, पानी कैसे रोका गया होगा और मजदूरों ने इतने खतरनाक किनारों पर काम कैसे किया होगा। आज जब पर्यटक उस चट्टान पर खड़े होते हैं तो नीचे फैला जंगल सुंदर जरूर लगता है, लेकिन वही दृश्य यह भी याद दिलाता है कि इस महल की हर ईंट और हर सीढ़ी के पीछे जोखिम, शक्ति और डर की एक लंबी कहानी छिपी है। नंबर 3, त्सापारांग। तिब्बत के निर्जन और कठोर भूभाग में स्थित त्सापारांग ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी पहाड़ी को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से काटकर एक मृत शहर में बदल दिया हो। यह जगह पत्थरों और मिट्टी से बनी सामान्य बस्ती नहीं लगती, बल्कि एक विशाल मिट्टी के पहाड़ के भीतर खोदा गया ऐसा छत्ता प्रतीत होती है, जिसमें हजारों गुफाएं, सुरंगें और गलियारे आपस में उलझे हुए हैं। लगभग 560 फुट ऊंचे, डीले मिट्टीले ढांचे में बने ये खोखले रास्ते इसे किसी किले से भी अधिक जटिल बना देते हैं। बाहर से देखने पर यह पहाड़ टूटा हुआ और निर्जीव लगता है, लेकिन भीतर इसका पूरा शरीर मानव हाथों से काटा और व्यवस्थित किया गया था। त्सापारांग की सबसे कठोर बात उसका सामाजिक ढांचा था। यहां की बनावट केवल सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि समाज की श्रेणियों को भी पत्थर और मिट्टी में दर्ज करती थी। आम लोग नीचे की अंधेरी गुफाओं में रहते थे, धार्मिक वर्ग पहाड़ी के मध्य भागों में और शासक परिवार सबसे ऊपर बने लाल और सफेद महल में। इसका अर्थ यह था कि शहर की ऊंचाई केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति का संकेत भी थी। जितना ऊपर स्थान, उतना अधिक अधिकार। यही व्यवस्था इसे एक जीवित किले से ज्यादा सत्ता के पत्थरीले चित्र में बदल देती है। ऊपर बने राजमहल तक पहुंचने का रास्ता खुला और आसान नहीं था। वहां जाने के लिए पहाड़ के भीतर काटी गई संकरी, घुमावदार और चढ़ती हुई सुरंगों से गुजरना पड़ता था। इन सुरंगों की छतें नीची थीं, फर्श ढलान वाला और कई जगह चिकना था। युद्ध की स्थिति में यही रास्ता दुश्मन के लिए जाल बन सकता था। कुछ रक्षक अंधेरे में खड़े होकर पूरी सेना को रोक सकते थे, लेकिन यही रास्ता सामान्य चढ़ाई के समय भी खतरनाक था। एक बार पैर फिसला तो शरीर पत्थरीली नली जैसे रास्ते में लुढ़क सकता था, जहां पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं था। त्सापारांग का वातावरण इसे और भयावह बनाता है। यहाँ की मिट्टी खारी, अम्लीय और बंजर है। आसपास से हरियाली लगभग न के बराबर है। जब हिमालयी हवा खाली गुफाओं और सुरंगों से गुजरती है तो वह किसी विशाल बांसुरी जैसी आवाज पैदा करती है। यह आवाज खाली पहाड़ को और भी जीवित सा बना देती है, मानो पूरा शहर अपने खोए हुए लोगों की स्मृति में सांस ले रहा हो। खाली गुफाएं, टूटी दीवारें और ऊपर खड़ा राजमहल आज भी यह सवाल उठाते हैं कि क्या यह एक सुरक्षित किला था या ऐसा सामाजिक जाल जहां इंसान की जगह उसकी हैसियत तय करती थी। त्सापारांग इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि यहां शहर पहाड़ पर नहीं बना, बल्कि पहाड़ खुद शहर में बदल दिया गया। नंबर 4, एलोरा गुफाएं। भारत की एलोरा गुफाएं प्राचीन मानव श्रम, आस्था और वास्तुकला की ऐसी मिसाल हैं जिन्हें देखकर यह समझना कठिन हो जाता है कि यह सब केवल हथौड़े और छेनी से कैसे संभव हुआ। यहां इंसानों ने पत्थरों को जोड़कर मंदिर नहीं बनाया, बल्कि पूरे पहाड़ को काटकर उसके भीतर से मंदिर, गुफाएं, स्तंभ, मंडप और मूर्तियां निकाली।
विशेष रूप से गुफा संख्या 16 यानी कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे अद्भुत एकाश्म संरचनाओं में गिना जाता है। यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। इसका अर्थ है कि कलाकारों ने पहले पहाड़ की ऊपरी सतह से पत्थर हटाना शुरू किया और धीरे धीरे नीचे तक आते हुए पूरी संरचना को बाहर निकाला। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी कठिनाई यही थी कि इसमें गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सामान्य निर्माण में अगर कोई पत्थर गलत रखा जाए तो उसे हटाकर नया लगाया जा सकता है, लेकिन यहां मंदिर पहले से मौजूद चट्टान के भीतर छिपा हुआ माना गया और कलाकारों को अतिरिक्त पत्थर हटाकर उसे प्रकट करना था। एक गलत चोट, एक गलत माप या एक असंतुलित कट पूरी योजना को बिगाड़ सकता था। माना जाता है कि इस काम में लाखों घन फुट कठोर बेसाल्ट पत्थर हटाया गया। यह पत्थर इतना मजबूत होता है कि आज भी उसे काटना आसान नहीं माना जाता। ऐसे में प्राचीन कारीगरों द्वारा इतने विशाल पहाड़ को नियंत्रित रूप से काटना आश्चर्य से भर देता है। एलोरा केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि लगभग 1.25 मील तक फैली 34 गुफाओं का विशाल समूह है, जहां बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़ी संरचनाएं मौजूद हैं। यह जगह एक तरह की आध्यात्मिक और वास्तुकला प्रतियोगिता जैसी प्रतीत होती है, जहां हर परंपरा ने अपने विश्वास को पत्थर में सबसे गहराई और भव्यता से उतारने का प्रयास किया। गुफाओं के भीतर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ के भीतर अलग अलग युगों की आवाजें कैद हैं। कहीं शांत ध्यान स्थल हैं, कहीं देवताओं और पुराण कथाओं की विशाल मूर्तियां, तो कहीं सूक्ष्म नक्काशी वाले स्तंभ। लेकिन इस अद्भुत सुंदरता के भीतर जोखिम भी छिपा है। बरसात में चट्टानों पर काई जम जाती है और पत्थर चिकने हो जाते हैं। गर्मी में यही काला बेसाल्ट सूरज की गर्मी सोखकर भट्टी जैसा ताप छोड़ता है। गुफाओं के किनारे ऊंचे कटाव और अंधेरे गलियारे सावधानी मांगते हैं। किसी जगह जरा सी लापरवाही पैर फिसला सकती है। एलोरा का रहस्य सिर्फ यह नहीं कि इसे कैसे बनाया गया, बल्कि यह भी है कि जिन लोगों ने इसे बनाया वे हजारों टन पत्थर हटाते हुए इतनी सटीकता कैसे बनाए रख पाए। यहां पहाड़ को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसके भीतर छिपे एक असंभव मंदिर संसार को बाहर निकाला गया। नंबर 5, महाबलीपुरम। तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित महाबलीपुरम ऐसी जगह है जहां पत्थर केवल निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि अधूरी और पूरी दोनों तरह की कहानियों के वाहक बन जाते हैं। यहाँ के मंदिर, रथ, मूर्तियां और चट्टानी संरचनाएं दिखाती हैं कि प्राचीन कारीगरों ने विशाल पत्थरों को काटकर उन्हें वास्तुकला में बदलने की असाधारण क्षमता विकसित कर ली थी। पंचरथों का समूह इसका सबसे अद्भुत उदाहरण है। ये रथ पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाए गए, बल्कि विशाल एकाश्म चट्टानों को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराशे गए। इसका मतलब यह था कि हर संरचना पहले से पत्थर के भीतर बंद थी और कारीगर उसे बाहर निकाल रहे थे। इस तकनीक में गलती की कोई जगह नहीं थी। अगर छेनी की दिशा गलत हो जाती या अनुपात बिगड़ जाता तो पूरी चट्टान बेकार हो सकती थी। यही कारण है कि महाबलीपुरम के अधूरे ढांचे और आधी बनी मूर्तियां इतनी रहस्यमयी लगती हैं। कुछ जगह रास्ते अधूरे हैं, कुछ मूर्तियों के चेहरे आधे तराशे गए लगते हैं और कई संरचनाएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे काम अचानक रोक दिया गया हो। यह सवाल आज भी उठता है कि आखिर किस कारण इतनी भव्य परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी गईं? क्या राजवंश बदल गया? क्या युद्ध हुआ? क्या आर्थिक संकट आया? या फिर किसी प्राकृतिक आपदा ने निर्माण रोक दिया? महाबलीपुरम की सबसे प्रसिद्ध और विचित्र संरचनाओं में कृष्ण की माखन गेंद भी शामिल है। लगभग 275 टन वजन वाली यह विशाल गोल चट्टान एक ढलान पर ऐसे टिकी हुई है जैसे किसी भी क्षण नीचे लुढ़क सकती है। फिर भी यह सदियों से वहीं स्थिर है। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारी ताकत लगाने के बाद भी यह नहीं हिली। वैज्ञानिक दृष्टि से यह संतुलन और घर्षण का परिणाम हो सकता है, लेकिन आंखों से देखने पर यह किसी असंभव पहेली जैसा लगता है। चिकनी ढलान पर खड़ी यह चट्टान इंसान को प्रकृति और गुरुत्वाकर्षण दोनों पर सवाल करने के लिए मजबूर करती है।
समुद्र तट पर स्थित शोर मंदिर इस स्थल को एक और परत देता है। लगातार उठती लहरें मंदिर की नींव से टकराती हैं और नमकीन हवा पत्थरों को धीरे धीरे घिसती रहती है। कोरमंडल तट की हवा में मौजूद नमक पत्थरों की सतह को खुरदरा और कमजोर बनाता है। गर्मी, नमी और समुद्री धुंध मिलकर यहाँ का वातावरण भारी और थका देने वाला बना देते हैं। महाबलीपुरम इसलिए खास है क्योंकि यहाँ हर पत्थर दो कहानियां कहता है, एक पूरी हुई कला की और दूसरी अचानक रुक गई कारीगरी की। यह जगह आज भी पूछती है कि क्या ये अधूरे ढांचे केवल अधूरे निर्माण हैं या किसी खोई हुई योजना के आखिरी बचे हुए संकेत। नंबर 6, पीसाक। पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित पीसाक ऐसा प्राचीन स्थल है जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने पूरे पहाड़ को पत्थरीले कवच में बदल दिया हो। यह केवल एक किला या कृषि स्थल नहीं था, बल्कि पहाड़ की ढलानों को नियंत्रित करने की एक विशाल योजना थी। यहाँ बनी सीढ़ीनुमा खेतियां केवल मक्का उगाने के लिए नहीं थी, बल्कि वे पूरी ढलान को थामे रखने वाली पत्थरीली हड्डियों की तरह काम करती थी। अगर ये संरचनाएं न होती तो मिट्टी, बारिश और भूकंपीय हलचलों के कारण पूरी पहाड़ी नीचे उरुबांबा घाटी की ओर खिसक सकती थी। इस तरह पीसाक प्रकृति को रोकने और उसे मानव इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास था। स्थानीय भाषा में पीसाक का संबंध पक्षी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब इस पूरे परिसर को ऊपर से देखा जाए तो इसका आकार एक पक्षी जैसा प्रतीत होता है। यह केवल सौंदर्य के लिए नहीं था, बल्कि भूदृश्य को प्रतीक में बदलने की प्राचीन सोच का उदाहरण था। इनका सभ्यता ने पहाड़ को काटा, सीढ़ियां बनाई, मंदिर बनाए और जल चैनलों का जाल तैयार किया। ऊंचे पर्वतों से बहता पानी पत्थरीले रास्तों से गुजरते हुए मंदिरों, खेतों और निवास क्षेत्रों तक पहुंचता था। यह व्यवस्था बताती है कि इनका लोग पहाड़ों को केवल बाधा नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें जीवित व्यवस्था की तरह समझते थे। पीसाक की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थान है। यह उरुबांबा घाटी के ऊपर ऐसे टिका है कि नीचे बहती नदी दूर गहराई में एक धुंधली रेखा जैसी दिखाई देती है। घाटी दो पर्वतमालाओं के बीच दबे हुए गले जैसी लगती है, जहां हवा, ऊंचाई और चट्टान मिलकर एक अजीब दबाव पैदा करते हैं। पतली और घिसी हुई सीढ़ियां कई जगह सीधे गहरी ढलान के किनारे से गुजरती हैं। इन पर कोई आधुनिक सुरक्षा रेलिंग नहीं है। ऐसे में चढ़ते समय अगर किसी को ऊंचाई का डर, थकान या चक्कर आ जाए तो एक छोटी सी गलती भी बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन पीसाक का असली रहस्य उसके निर्माण में छिपा है। इतने ऊंचे और अस्थिर पर्वतीय भूभाग पर पत्थरों को काटना, उन्हें जमाना, पानी का रास्ता बनाना और ढलानों को स्थिर रखना आज भी आसान काम नहीं है। इनका लोगों ने बिना आधुनिक मशीनों के यह सब कैसे किया, यह सवाल अभी भी रोमांच पैदा करता है। यहाँ के पत्थर सिर्फ दीवार नहीं बनाते, बल्कि पहाड़ के साथ संवाद करते प्रतीत होते हैं। पीसाक में हर छतरीदार खेत, हर जल मार्ग और हर सीढ़ी बताती है कि यह स्थल केवल रहने या रक्षा के लिए नहीं बना था, बल्कि यह प्राचीन मनुष्य की उस महत्वाकांक्षा का प्रमाण है जिसमें उसने पहाड़ को हराने की जगह उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। नंबर 7, नाज़का रेखाएं। पेरू के सूखे नाज़का रेगिस्तान में फैली विशाल रेखाएं दुनिया की सबसे रहस्यमयी प्राचीन रचनाओं में गिनी जाती हैं। ऊपर से देखने पर ये रेखाएं बंदर, पक्षी, मकड़ी, छिपकली, त्रिभुज, लंबी पट्टियां और अनेक ज्यामितीय आकृतियों का रूप लेती हैं। लेकिन जमीन पर खड़े होकर इन्हें समझना लगभग असंभव है, क्योंकि ये आकृतियां इतनी विशाल हैं कि उनका पूरा आकार केवल आकाश से दिखाई देता है। यही बात सदियों से लोगों को चकित करती रही है कि जिन लोगों ने इन्हें बनाया वे इनके अंतिम रूप को देखे बिना इतनी सटीक आकृतियां कैसे बना सके। लोकप्रिय कल्पनाओं में कभी इन्हें अंतरिक्ष यानों की उतरने की पट्टियां कहा गया, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक मानवीय और गहरी है। माना जाता है कि नाज़का लोगों ने अपने हाथों से रेगिस्तान की ऊपरी काली परत हटाई, जिसमें तपे हुए लौह ऑक्साइड वाले पत्थर थे। नीचे से हल्की पीली मिट्टी दिखाई दी और इसी विरोधाभास ने विशाल रेखाओं को जन्म दिया।
यह काम आसान नहीं था, क्योंकि रेगिस्तान कठोर, सूखा और जीवन से लगभग खाली था। फिर भी उन्होंने किलोमीटरों तक रेखाएं खींची और ऐसे मार्ग बनाए जिन पर धार्मिक जुलूस या अनुष्ठानिक यात्राएं की जाती होंगी। नाज़का रेखाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा कारण वही कठोर वातावरण है जो इंसान के लिए खतरनाक है। यहाँ बारिश लगभग नहीं होती, हवा बहुत कम चलती है और सतह स्थिर बनी रहती है। इसी कारण 2000 साल से अधिक समय तक ये निशान मिटे नहीं। लेकिन आधुनिक युग ने इन्हें नुकसान भी पहुंचाया। पैन अमेरिकन राजमार्ग ने रेगिस्तान को काटते हुए एक विशाल छिपकली आकृति को बीच से चीर दिया। यह घटना बताती है कि जिन निशानों को प्रकृति ने हजारों साल तक बचाए रखा, उन्हें आधुनिक लापरवाही कुछ ही क्षणों में नुकसान पहुंचा सकती है। इन रेखाओं के बीच फैला परिदृश्य भी किसी सामान्य रेगिस्तान जैसा नहीं है। कटी फटी पहाड़ियां, सूखी धरती और छाया रहित आकाश इसे एक मृत भूचित्र जैसा बना देते हैं। दिन में तेज पराबैंगनी किरणें त्वचा को जला सकती हैं, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और शरीर को तेजी से निर्जलित कर सकती हैं। यहां खो जाना या दिशा भूलना खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़का का रहस्य यह नहीं कि ये रेखाएं किसने बनाई, बल्कि यह है कि उन्होंने इतने कठोर और निर्जीव भूभाग को अपने विश्वास का कैनवास क्यों बनाया। यह रेगिस्तान एक प्राचीन प्रार्थना, एक सामाजिक अनुष्ठान और एक खोई हुई सभ्यता की बेचैनी को धरती पर स्थायी रूप से लिखता हुआ दिखाई देता है। नंबर 8, सिउदाद पेरतीदा। कोलंबिया के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में छिपा सिउदाद पेरतीदा यानी खोया हुआ शहर उन प्राचीन स्थलों में से है जिन्हें प्रकृति ने पूरी तरह निगल लिया था। यह शहर लगभग 8वीं सदी में बनाया गया माना जाता है, यानी यह माचू पिच्चू से भी कई शताब्दियों पुराना है। फिर भी सदियों तक इसका अस्तित्व बाहरी दुनिया से लगभग गायब रहा। लगभग 400 वर्षों तक वर्षावन ने इसके रास्तों, सीढ़ियों, गोलाकार पत्थरीले मंचों और दीवारों को अपने भीतर छिपा कर रखा। जब यह फिर से सामने आया तो ऐसा लगा जैसे जंगल ने समय की परत हटाकर एक पुरानी सभ्यता का हृदय दिखा दिया हो। यहां तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। कोई वाहन सड़क सीधे रूइंस तक नहीं ले जाती, कोई केबल कार्य नहीं है और कोई आरामदेह रास्ता नहीं। इस स्थल तक पहुंचने के लिए लगभग 27 मील लंबी कठिन जंगल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में कीचड़, बारिश, नदियां, फिसलन, घनी वनस्पति और थकान लगातार शरीर की परीक्षा लेते हैं। अंतिम हिस्से में लगभग 1200 काई से ढकी पत्थरीली सीढ़ियां ऊपर की ओर चढ़ती हैं। ये सीढ़ियां इतनी पुरानी और फिसलन भरी हैं कि हर कदम सावधानी मांगता है। यहां पहुंचने की कठिनाई ही इस शहर को और रहस्यमयी बना देती है। पहाड़ की ढलान पर बने 160 से अधिक गोलाकार पत्थरीले मंच पहली नजर में किसी प्राचीन उतरने वाले स्थल जैसे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये निवास, धार्मिक संरचनाओं और सामुदायिक गतिविधियों के आधार रहे होंगे। इन्हें बनाने वाले तायरोना लोगों ने केवल जगह समतल नहीं की, बल्कि पूरे पर्वतीय भूभाग को नियंत्रित किया। वर्षावन में भारी वर्षा होती है। अगर पानी को सही दिशा न मिले तो पूरी ढलान खिसक सकती है। इसलिए ये गोलाकार संरचनाएं और जल निकासी प्रणाली शहर को स्थिर रखने के लिए बनाई गई थी। इसका अर्थ है कि सिउदाद पेरदीदा केवल सुंदर पत्थरीला स्थल नहीं था, बल्कि अत्यंत समझदार इंजीनियरिंग का उदाहरण था। इस शहर का वातावरण जीवित और मृत दुनिया के बीच खड़ा महसूस होता है। पेड़ों की जड़ें पत्थरों को पकड़कर रखती हैं, काई पुराने मंचों को ढक लेती है और बादलों से भरी नमी हर सतह पर चिपकी रहती है। यहाँ इंसान को महसूस होता है कि जंगल केवल पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि वह इस शहर का दूसरा निर्माता है, जिसने इसे छिपाया, बचाया और धीरे धीरे बदल भी दिया। सिउदाद पेरदीदा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतनी जटिल व्यवस्था वाली सभ्यता कैसे गायब हो गई और 4 सदियों तक उसका शहर दुनिया की याद से कैसे मिटा रहा। यह जगह आज भी बताती है कि प्रकृति जब चाहे इतिहास को अपने भीतर बंद कर सकती है। नंबर 9, ईस्टर द्वीप।
प्रशांत महासागर के बीच स्थित ईस्टर द्वीप दुनिया के सबसे अलग थलग और रहस्यमयी द्वीपों में से एक है। यहाँ फैली विशाल मोआई मूर्तियां पहली नजर में ही यह एहसास कराती हैं कि यह द्वीप केवल भौगोलिक रूप से अलग नहीं था, बल्कि यहाँ की सभ्यता ने अपनी पहचान पत्थर में इतनी गहराई से दर्ज की कि वह आज भी दुनिया को चकित करती है। लगभग 900 मोआई मूर्तियां, जिनमें से कई 33 फुट तक ऊंची और कई टन वजनी हैं, इस छोटे से द्वीप पर बनी। इन्हें राणो राराकू ज्वालामुखी की चट्टानों से काटकर बनाया गया था। यह स्थान आज भी अधूरी मूर्तियों से भरा हुआ है, जैसे कोई विशाल कार्यशाला अचानक छोड़ दी गई हो। इन मूर्तियों को केवल कला नहीं माना जाता, ये आध्यात्मिक शक्ति, पूर्वजों की उपस्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। अलग अलग समूह शायद अपनी शक्ति दिखाने के लिए और भी बड़ी मूर्तियां बनवाते गए, लेकिन यही महत्वाकांक्षा धीरे धीरे विनाश का कारण बन सकती थी। इतने बड़े पत्थरों को काटना, खड़ा करना और दूर तक ले जाना भारी श्रम मांगता था। माना जाता है कि इसके लिए पेड़ों का व्यापक उपयोग हुआ, जिससे द्वीप के वन धीरे धीरे समाप्त हो गए। जब पेड़ खत्म हुए तो मिट्टी कटने लगी, पक्षियों का जीवन घटा, पानी की समस्या बढ़ी और समाज का आधार कमजोर होने लगा। इस तरह विशाल मूर्तियां शक्ति का प्रतीक होते होते संसाधनों की त्रासदी की गवाह बन गई। द्वीप की अंतिम पीड़ा 19वीं सदी में और गहरी हुई, जब दास व्यापार और बीमारियों ने स्थानीय आबादी को लगभग समाप्त कर दिया। एक समय की जीवित संस्कृति कुछ गिने चुने लोगों तक सिमट गई। राणो राराकू की ढलानों पर आज भी कई अधूरी मोआई चट्टान से जुड़ी हुई हैं। कुछ केवल सिर तक तराशी गई हैं, कुछ आधी बनी हैं और कुछ ऐसी लगती हैं जैसे उन्हें उठाने से पहले ही काम रोक दिया गया। यह दृश्य किसी जमे हुए क्षण जैसा लगता है, जहां सभ्यता का अंतिम श्रम अचानक स्थिर हो गया। आहू टोंगारिकी जैसे स्थलों पर खड़ी मोआई मूर्तियां समुद्र की ओर पीट करके भीतर की भूमि की ओर देखती हैं। उनके पीछे आक्रामक लहरें चट्टानों को काटती रहती हैं। ज्वालामुखी मिट्टी, कटते हुए किनारे और राणो काव जैसे विशाल क्रेटर इस द्वीप को सुंदर होने के साथ खतरनाक भी बनाते हैं। ढलानों पर जरा सी चूक इंसान को गहरे गड्ढे या चट्टानी क्षेत्र में गिरा सकती है। ईस्टर द्वीप का रहस्य यही है कि यहाँ पत्थर की मूर्तियां जीवित लोगों से अधिक समय तक टिक गई। वे आज भी खामोश खड़ी हैं, मानो पूछ रही हों कि क्या यह सभ्यता अपनी आस्था से नष्ट हुई या अपनी ही महत्वाकांक्षा से। नंबर 10, पिनारा, चट्टानों में लटका मृतकों का शहर। तुर्की के प्राचीन लाइकिया क्षेत्र में स्थित पिनारा एक ऐसा स्थान है जहां पहाड़ की खड़ी चट्टानों को देखकर लगता है जैसे पूरा पत्थरीला मुखड़ा मृतकों के लिए खोखला कर दिया गया हो। दूर से देखने पर इसकी विशाल चट्टान मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखाई देती है, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े छेद बने हुए हैं। लेकिन ये प्राकृतिक गुफाएं नहीं हैं, ये चट्टानों में काटे गए मकबरे हैं, जिन्हें कभी मृत शरीरों को रखने के लिए बनाया गया था। इसलिए पिनारा एक सामान्य नगर कम और चट्टान पर लटका हुआ मृतकों का शहर अधिक प्रतीत होता है। इन मकबरों की सबसे विचित्र बात उनका आकार है। कई राजसी कब्रों को ठोस चट्टान में इस तरह काटा गया कि वे पारंपरिक लकड़ी के घरों जैसी दिखाई दें। दरवाजे, चौखटें, छत जैसी आकृतियां और सामने का स्वरूप ऐसा लगता है मानो मृतकों के लिए भी धरती पर रहने जैसा घर बनाया गया हो। यह विचार अत्यंत गहरा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि दूसरी अवस्था मानते थे। वे चाहते थे कि मृत व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान और घर की स्मृति के साथ परलोक में प्रवेश करे। इसीलिए पत्थर को लकड़ी का भ्रम दिया गया, मानो मृत्यु को भी जीवन की नकल करनी पड़े। लेकिन इन मकबरों का निर्माण बेहद खतरनाक रहा होगा। खड़ी चट्टान पर ऊंचाई में लटक कर पत्थर काटना आज आधुनिक उपकरणों के साथ भी जोखिम भरा काम है। प्राचीन कारीगरों के पास घास या रेशों से बनी रस्सियां, साधारण औजार और अपना कौशल ही रहा होगा। एक गलत चोट, एक टूटती रस्सी या ढीला पत्थर उन्हें सीधे घाटी में गिरा सकता था। फिर भी उन्होंने चट्टान के मुख पर इतनी संख्या में मकबरे बनाए।
यह श्रम केवल निर्माण नहीं था, बल्कि मृत्यु, प्रतिष्ठा और स्मृति के लिए किया गया खतरनाक संघर्ष था। पिनारा का वातावरण भी इसे और गंभीर बनाता है। नीचे घाटी फैली हुई है और ऊपर चट्टानों में बंद कब्रों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। हवा जब इन खोखली जगहों से गुजरती होगी तो पूरा पर्वत जैसे मृतकों की सांसों से भरता होगा। आज भले ही वहां शव न हो, लेकिन उन खाली छिद्रों को देखते हुए यह एहसास होता है कि कभी यह पूरा पहाड़ एक सामूहिक स्मारक था। पिनारा का रहस्य इस बात में है कि प्राचीन लोगों ने मृतकों को जमीन के नीचे छिपाने के बजाय आसमान की ओर चट्टानों में क्यों बसाया। यह जगह मृत्यु को दबाती नहीं, बल्कि उसे पहाड़ के चेहरे पर हमेशा के लिए दिखा देती है। नंबर 11, गोबेकली तेपे, खेती से भी पहले बना रहस्यमयी मंदिर। तुर्की का गोबेकली तेपे मानव इतिहास की समझ को चुनौती देने वाली सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह स्थल 11,000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है, यानी वह समय जब इंसान ने स्थायी खेती और बड़े गांवों की व्यवस्था पूरी तरह विकसित भी नहीं की थी। फिर भी यहाँ विशाल टी आकार के पत्थर के स्तंभ खड़े किए गए, जिनका वजन कई टन तक था। ये स्तंभ गोलाकार संरचनाओं में व्यवस्थित हैं, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठानिक स्थल का हिस्सा हो। इस तथ्य ने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या इंसान ने पहले खेती की और फिर मंदिर बनाए, या आस्था ने ही उसे एक जगह इकट्ठा होकर बसने के लिए प्रेरित किया। गोबेकली तेपे की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ सामान्य जीवन के संकेत बहुत कम मिलते हैं। यहाँ घर, चूल्हे, स्थायी निवास या रोजमर्रा की बस्तियों जैसे प्रमाण प्रमुख रूप से दिखाई नहीं देते। इसके बजाय यहाँ विशाल पत्थर, अनुष्ठानिक घेरे और जानवरों की आकृतियां दिखाई देती हैं। स्तंभों पर शेर, सांप, गिद्ध, लोमड़ी और अन्य जीवों की उभरी हुई नक्काशी मिलती है। ये आकृतियां केवल सजावट नहीं लगती, बल्कि आदिम भय, शिकार, मृत्यु और जीवित रहने की संघर्षपूर्ण मानसिकता को दिखाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस समय के लोग प्रकृति और हिंसक जीवों को अपने विश्वास की भाषा में पत्थर पर उतार रहे थे। इन विशाल स्तंभों को काटना, ढोना और खड़ा करना उस दौर के लिए लगभग असंभव जैसा लगता है। न धातु के विकसित औजार, न पहिए का व्यापक उपयोग, न स्थायी शहर, फिर भी इतने बड़े पत्थरों को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया गया। इसका अर्थ है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग संगठित होकर काम करते रहे होंगे। यह संगठन केवल जीविका के लिए नहीं, बल्कि किसी साझा विश्वास या अनुष्ठान के लिए था। यही बात गोबेकली तेपे को मानव सभ्यता के प्रारंभिक अध्याय का बेहद अनोखा प्रमाण बनाती है। इस स्थल का सबसे बड़ा रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि इसे बनाने वालों ने स्वयं इसे जानबूझकर मिट्टी और पत्थरों से भरकर दफना दिया था। कोई आक्रमण या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानो निर्माताओं ने ही अपने पवित्र स्थल को बंद कर दिया हो। क्यों? क्या यह किसी युग का अंत था, किसी अनुष्ठान का अंतिम चरण, या किसी रहस्य को भविष्य से छिपाने का प्रयास? हजारों वर्षों तक यह स्थल धरती के नीचे दबा रहा और फिर आधुनिक खुदाई में फिर से सामने आया। गोबेकली तेपे इसलिए असाधारण है क्योंकि यह बताता है कि इंसान ने पत्थर पर विश्वास लिखना तब शुरू कर दिया था जब सभ्यता की किताब अभी खुलनी भी बाकी थी। नंबर 12, नानमडोल, समुद्र के बीच खड़ा बेसाल्ट का डूबा महानगर। माइक्रोनेशिया में स्थित नानमडोल दुनिया के सबसे विचित्र प्राचीन नगरों में से एक है, क्योंकि यह किसी सामान्य भूमि पर नहीं, बल्कि जीवित प्रवाल भित्तियों और जलमार्गों के बीच बने कृत्रिम द्वीपों पर खड़ा है। इसे अक्सर समुद्र के बीच बना पत्थरीला महानगर कहा जाता है। यहाँ 90 से अधिक कृत्रिम द्वीप हैं, जिन्हें नहरों ने एक दूसरे से अलग किया हुआ है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पूरे शहर का निर्माण हजारों प्राकृतिक बेसाल्ट स्तंभों से किया गया, जिन्हें विशाल लकड़ी के लट्ठों की तरह एक के ऊपर एक जमाकर दीवारें बनाई गईं। कई पत्थरों का वजन कई टन तक था, फिर भी उन्हें समुद्र, दलदली, भूमि और प्रवाल क्षेत्र के बीच लाकर व्यवस्थित किया गया। नानमडोल का निर्माण
प्राचीन मानव श्रम और संगठन की सीमाओं को चुनौती देता है। इतने भारी बेसाल्ट स्तंभ कहां से लाए गए, उन्हें पानी के ऊपर कैसे ढोया गया और बिना आधुनिक मशीनों के उन्हें इतनी ऊंची दीवारों में कैसे जमाया गया? ये सवाल आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। कुछ दीवारें लगभग 50 फुट तक ऊंची हैं। जब कोई व्यक्ति इन पत्थरीले गलियारों में चलता है तो उसे महसूस होता है कि यह शहर धरती पर नहीं बल्कि ज्वार भाटे, प्रवाल और चट्टान के बीच किसी अलग नियम पर बना था। इस शहर को लेकर स्थानीय कथाएं और रहस्य भी कम नहीं हैं। कई खोजकर्ताओं ने यहां दिशा सूचक यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ठीक से काम न करने जैसी बातें दर्ज की हैं। संभव है कि बेसाल्ट में मौजूद चुंबकीय तत्वों के कारण ऐसी अनुभूति होती हो, लेकिन इससे स्थल का रहस्य और बढ़ जाता है। ठंडे धूसर पत्थरों के बीच मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें दीवारों को जकड़ती जाती हैं। हरे पानी वाली नहरें बाहर के नीले समुद्र से बिल्कुल अलग लगती हैं। यहाँ का पानी स्थिर, गहरा और धुंधला दिखाई देता है, जैसे शहर अब भी किसी डूबे हुए राज का हिस्सा हो। समय ने नान मडोल को भी कमजोर करना शुरू कर दिया है। समुद्री लहरें, नमी, जड़ें और क्षरण धीरे धीरे बेसाल्ट संरचनाओं को अस्थिर बना रहे हैं। कई पत्थर ऐसे लगे हैं कि गलत जगह चढ़ने या पैर रखने से भारी खिसकाव हो सकता है। इतने भारी पत्थरों का अचानक गिरना घातक साबित हो सकता है। नान मडोल का असली रहस्य यही है कि लोगों ने मुख्य भूमि छोड़कर समुद्र के बीच ऐसा जटिल नगर क्यों बनाया। क्या यह सत्ता का केंद्र था, धार्मिक स्थल था, शाही क्षेत्र था, या पानी से घिरा ऐसा स्थान जहां प्रवेश ही नियंत्रण का साधन बन जाता था? आज यह शहर आधा जल, आधा पत्थर और आधा स्मृति बनकर खड़ा है। आज के वीडियो में इतना ही। ये 12 खोए हुए शहर हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं छोड़ गईं, बल्कि ऐसे सवाल भी छोड़ गईं जिनका जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिला। कहीं प्रकृति ने शहरों को ढक दिया, कहीं समय ने उन्हें तोड़ दिया और कहीं इंसानी महत्वाकांक्षा पत्थरों में हमेशा के लिए कैद हो गई।